Hello friends, I am Rinku and welcome to our channel Tricky Study for You। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले जेपीएससी से रिलेटेड 5 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसमें जेपीएससी का कंप्लीट सिलेबस को कवर करवाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को डिस्कस करेंगे, यानी कि संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को ही मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति झारखंड की बहुसंख्यक यानी कि 23 लाख या तो कह सकते हैं कुल जनजातीय जनसंख्या का 35%, ठीक है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है कौन? तो संथाल जनजाति। और वही भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो गोंड है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका निवास स्थल। तो संथाल जनजाति का निवास स्थल है झारखंड का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, झारखंड का उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि संथाल परगना। झारखंड आने से पूर्व इनका निवास स्थल पश्चिम बंगाल था, ठीक है। झारखंड आने से पूर्व संथालों का जो निवास स्थल था वो पश्चिम बंगाल था, जहां इन्हें सावतार के नाम से जाना जाता था, ठीक है, सावतार। संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है, वहीं प्रजातीय और भाषाई दृष्टि से इन्हें ऑस्ट्रिक समूह की मानी जाती है। इनका जो जीविका का जो मुख्य साधन है वह है कृषि। संथाल जनजाति को संथाल परगना के क्षेत्र में पहाड़िया जनजाति ने बसाया है, ठीक है। संथाल जनजाति को संथाल परगना के क्षेत्र में किसने बसाया? तो पहाड़िया जनजाति ने बसाया। सन 1765 ईस्वी में अंग्रेजों के प्रवेश के उपरांत संथाल तथा पहाड़िया में फूट डलवा दिया। जो अंग्रेज थे वो जब उनका आगमन जब झारखंड में हुआ तो उन्होंने क्या किया? संथाल और पहाड़िया के बीच में फूट डलवा दिया। इसी में दामनी को की स्थापना की गई 1832 से 33 ईस्वी में। जो दामनी को था उसमें वह जो था वो संथालों का निवास स्थल था, ठीक है। और यह प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि दामिनी को की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1832 से 33 ईस्वी में। और इसका जो क्षेत्र था वो 1338 वर्ग मील में फैला हुआ था, ठीक है। संथालों ने मांझी व्यवस्था सोरिया पहाड़ी जनजाति से प्राप्त की है, ठीक है। संथालों में भी सोरिया पहाड़ी जनजाति की जीवन शैली राजनीतिक देखने को मिलती है। चूँकि संथाल जो थी जो अपना कल्चर जो वहाँ के मतलब राजनीतिक सामाजिक जो भी व्यवस्था थे वो किससे प्राप्त की? तो सोरिया पहाड़िया जनजाति से प्राप्त की। इसलिए इनकी जीवन शैली जो है वो सोरिया पहाड़ियों की तरह देखने को मिलती है। प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होता है। इस ग्राम पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है और इस ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो मांझी कहलाता है। और मांझी का सहायक क्या कहलाता है? तो जोंग मांझी कहलाता है। और इसकी धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो नायके कहते हैं। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं मांझी के कार्य। तो मांझी का जो प्रमुख कार्य था वो है प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकार, साथ ही ग्राम सभा बुलाकर झगड़ों का निपटारा करना, लगान वसूलना तथा विवाह संबंधी संबंध को स्थापित करना। और ये मांझी के जो सहायक है उसको जोंग मांझी कहते हैं। और जोंग मांझी क्या करते थे? तो शादी विवाह के मामले को देखते थे। और इसका जो मुख्य कार्य था वो था समाज के लोगों के आचरण पर निगरानी रखना, वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना तथा जन्म एवं विवाह के अवसर पर इनकी सलाह महत्वपूर्ण होती थी जोंग मांझी की। अब देखते हैं प्रमाणिक का क्या कार्य है। प्रमाणिक कौन है? तो मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को संभालने के लिए जिसकी जो व्यक्ति रहते थे उसको प्रमाणिक कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है गुड़ेत। तो अब देखते हैं गुड़ेत का क्या कार्य है। तो गांव में एक संदेश वाहक होते थे। ये ग्राम सभा व उत्सव की सूचना ग्रामीणों को देते थे, ठीक है, तथा मांझी की आज्ञा का पालन करना तथा करवाना इसका प्रमुख कार्य था। किसका? तो गुड़ैत का। अब देखते हैं भगदो प्रजा।
गांव के झगड़े के निर्णय हेतु विचार विमर्श हेतु एक वरिष्ठ सज्जन या व्यक्ति को रखा जाता था, जिसको भगदो प्रजा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मांझी ग्राम पंचायत के माध्यम से हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर गांव के सारे मामले को निपटाता है। सेम है जैसे कि हम लोग देखे थे मुंडा मान की शासन व्यवस्था, उसी की तरह इसमें भी हत्या जैसे मामले को छोड़कर जो ग्राम पंचायत जो होता है वो सभी मामलों को सुलझाता है। इस जनजाति में दंड की 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से प्रथम है आर्थिक, दूसरा है शारीरिक और तीसरा है बिटलाहा प्रथा। बिटलाहा प्रथा यानी कि सामाजिक बहिष्कार। ठीक है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है कि बिटलाहा प्रथा मीन्स क्या होता है, तो इसमें सामाजिक बहिष्कार होता है। ठीक है। समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। नेक्स्ट है 5 से 8 गांव के मांझी को देश मांझी कहा जाता है और इसका जो कार्य है, जिन मामलों का निपटारा मांझी नहीं कर पाता है उसे देश मांझी के पास फैसला हेतु भेज दिया जाता है। ठीक है। एंड 15 से 20 गांवों को मिलाकर परगना बनता है। यह ग्रामीण संगठन होता है और इसका प्रधान परगनैत कहलाता है। अब देखते हैं परगनैत के क्या कार्य हैं। तो परगनैत का कार्य है विभिन्न गांवों के बीच निपटारा करना। देश मांझी या मांझी जिस मामले को सुलझा नहीं पाता है उसे परगनैत के पास भेज दिया जाता है। यानी कि परगनैत क्या हो गया, सबसे उच्च पर हो गया। परगनैत को बिटलाहा करने का अधिकार है। अब हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। गांव का प्रधान मांझी कहलाता है। गांव का उप प्रधान प्रामाणिक कहलाता है। प्राणिक या मुखिया का सहायक होता है। धार्मिक प्रधान को नायके कहते हैं। वैवाहिक समस्या का समाधान जोंग मांझी करता है। गांव की सूचनाओं को एकत्र करने का कार्य गौड़ैत करता है और इसमें जो सर्वोच्च कानून है वो है परगनैत। ठीक है। यानी कि कोई भी जैसे समस्या आती है वो सबसे पहले मांझी के पास आता है। जब मांझी उसको सुलझा नहीं पाता है तो उसे देश मांझी के पास भेज दिया जाता है। जब देश मांझी यानी कि 5 से 8 गाँवों को मिलाकर देश मांझी का निर्माण होता है, जब देश मांझी उसे सुलझा नहीं पाता है तो उसे परगनैत के पास भेज दिया जाता है। परगनैत किसको कहते हैं, तो 15 से 20 गाँवों के समूह को परगनैत कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।